मैं एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? जब आपको वेक्टर आई, जे, के की फॉर्म में दिया हुआ होगा, है ना? और सपोज़ हमें ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसमें आई कैप जो है वो एक्स डायरेक्शन को बता रहा है, जे कैप जो है वो वाई डायरेक्शन को बता रहा है, के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन को बता रहा है। आई कैप के साथ वाला एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, जे कैप के साथ वाला वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर और के कैप के साथ वाला जेड कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि भाई अगर हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे तो उसमें हम 3 कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं, तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। अगर एक्स और वाई एक्सिस डिस्कस करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होता है? किसी भी पॉइंट की अगर वो पोजीशन को बता रहा है वेक्टर, तो उसका हम नाम रख देते हैं पोजीशन वेक्टर। कैसे ड्रॉ करते हैं हम इस पोजीशन वेक्टर को? सॉरी, लिखेंगे कैसे? इसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिया x1 y1 z। तो पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत ईज़ी है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको आई कैप के साथ लिख देना है, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको जे कैप के साथ लिख देना है, जेड कोऑर्डिनेट जो है उसको के कैप के साथ लिख देना है। ये आपका वेक्टर तैयार हो गया, पोजीशन वेक्टर। एग्जाम्पल की फॉर्म में करें तो अगर हम 5 7 9 ले लें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, x1 की जगह 5, y1 की जगह 7 और z1 की जगह 9। ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कंपोनेंट का एक तरीके से मतलब कोऑर्डिनेट ही है कि वो जो वेक्टर है, जब वो दिन मतलब वो जिन 3 कोऑर्डिनेट से बना है, उनको ही हम एक तरीके से कंपोनेंट्स बोलते हैं, राइट? तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये इन 3 कोऑर्डिनेट से बना है। तो यही 3 कोऑर्डिनेट जो हमारे कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, देखो। सपोज ये वेक्टर है x1 y1 z1। तो कंपोनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक जगह से लाइट मारोगे तो वो एक्सिस पर जो उसकी परछाई पड़ती है ना, वो उसका कंपोनेंट होता है। प्रोजेक्शन भी बोलते हैं उसको, रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखूं, ठीक है, तो वो क्या होगा? इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, यानी कि ये। तो अब याद करो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो ये वाला जो एक्स एक्सिस पर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो हम लिख देते हैं कि कितना यूनिट्स है। फिर इसका जब मैं वाई कंपोनेंट्स मतलब वाई वाले एक्सिस पर प्रोजेक्शन लूंगा तो उसकी परछाई इतनी बनेगी, तो ये y1 हो गया। और इसका जब प्रोजेक्शन में z एक्सिस पर लूंगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ये थोड़ा 3D डायग्राम है, ऐसे आएगा। तो ये z1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, समझ गए? तो वो कंपोनेंट एक्चुअल में उसके कोऑर्डिनेट ही हैं, कि अगर किसी वेक्टर को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स क्या हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ कुछ फीलिंग आ रही है? मतलब वेक्टर्स फील कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है ना? फीलिंग आना जरूरी है, तभी वो हमारे एकदम दिमाग में बिल्कुल अच्छे से घुसेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि कई स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट हो सकता है आ रहा हो कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट्स ले लें, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। अब इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? पिछला वाला जो वेक्टर था वो तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब ये ओरिजिन से नहीं हो रहा है, ये किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम a बोल देते हैं, इसको हम b बोल देते हैं। तो ये जो a b वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ R1 वेक्टर या S1 वेक्टर बोल रहे हैं। S1 का मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर,
इसको हम बोलते हैं, थोड़ा डायग्राम में ठीक से बना देता हूँ, जस्ट वेट। S1 वेक्टर, S2 वेक्टर और ये AB वेक्टर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z। तो S1 जो है वो क्या है? S1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। S2 क्या है? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B। S1 जो है वो A की पोजीशन बता रहा है, S2 जो B की बता रहा है, लेकिन हमें तो AB वेक्टर चाहिए। तो आप याद करो, ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये देखिए, ये S1 वेक्टर का हेड और AB वेक्टर का टेल जुड़ रहा है, तो यानी कि S1 वेक्टर और AB वेक्टर को अगर आप जोड़ दोगे तो S2 जो है वो रिजल्टेंट आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ में क्या था, इसका हेड, इसका और AB वेक्टर का टेल जोड़ दिया, तो ये दोनों तो उसके कंपोनेंट्स हो गए। इन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर बनाइए, S2 वेक्टर। So that means AB vector is nothing but S2 vector minus S1 vector। तो अगर आप सारी चीजें छोड़ के बस इतना एक चीज याद रख लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालना है तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बाकी सारी जो बातें हैं वो समझाने के लिए थी, ठीक है। इन शॉर्ट जो न्यूमेरिकल में हमारे बात जो काम आएगी, वो क्या बात काम आएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ इसको। S2 हो जाएगा आपका x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, और S1 हो जाएगा आपका x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। और देखो वेक्टर्स में जब हम ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो i वाला i में से सब्ट्रैक्ट होगा, j वाला j में से सब्ट्रैक्ट होगा और k वाला k में से। ऐसे नहीं i वाला j में से माइनस कर देना है, i वाला i में से ही माइनस होगा, j वाला j में से माइनस होगा, k वाला k में से। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है फाइनल। तो सिंपल भाषा में समझे तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, बस। सर फिर बाकी के सारे वो गायब हो जाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन में? गायब कहाँ हो रहे हैं? x2 में से x1 माइनस हो गया। सर मतलब मैथ्स में ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो x2 आई वेक्टर को तीनों के साथ सब्ट्रैक्ट करना होता है ना? नहीं 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 नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन दूस होता है। नहीं सर, जैसे x2 आई वेक्टर माइनस x कोई बात नहीं, सर। एक काम करते हैं, अभी आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, और आपके आगे क्लास भी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स करेंगे इस पे, ठीक है। तो भी अगर आपका डाउट ना क्लियर हो मुझे बताना, ठीक है। तो जो आपका डाउट है ना वो एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, है ना। तो चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Bye, थैंक sir. यू, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर।